कहानी की शुरुआत में दो अमेरिकी स्नाइपर्स माइक और टॉमी को दिखाया जाता है, जो कि मरीन कमांडोज हैं। वे अफ्रीका के तपते हुए रेगिस्तान में डटे हुए हैं और इन दोनों को एक मिशन पर भेजा गया है, जहां इन्हें एक हाई प्रोफाइल टारगेट को खत्म करना है। इस जगह पर इंतजार करते हुए इन्हें काफी अरसा बीत चुका है। तभी माइक स्कोप से कुछ कार्स को अपनी तरफ आता देखता है और तुरंत टॉमी से अलर्ट रहने के लिए कहता है। फिर टॉमी वेस पर संपर्क करता है और बताता है कि टारगेट उनके कांटेक्ट में है। उसी समय कुछ लोगों का काफिला दूसरी तरफ से पैदल चलकर आ रहा होता है, जिनके साथ एक ऊंट होता है और उसके ऊपर एक सजी धजी दुल्हन बैठी होती है। माइक समझ जाता है कि शायद यहाँ कोई वेडिंग सेरेमनी होने वाली है। तभी कार से एक जवान लड़का और अधेड़ उम्र का एक शख्स भी नीचे उतरता है, जिसका नाम सैयद आसिफ है। उसके साथ बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद होते हैं। फिर दोनों तरफ से लोग शामिल हो जाते हैं और शादी की रीति रिवाजें शुरू हो जाती हैं। वहीं पहाड़ी पर बैठा माइक जब सैयद को टारगेट करने के लिए निशाना साधता है, तो हर बार शादी का जोड़ा उनके बीच में आ रहा था। तभी उसे ऊपर से ऑर्डर्स मिलते हैं कि ग्रूम को मारकर मिशन को पूरा किया जाए, क्योंकि इस आतंकवादी को ढूंढने में 30 महीने का समय लगा है। लेकिन माइक को ऐसा करना सही नहीं लगता, जबकि उसका साथी टॉमी उसे बार बार गोली चलाने के लिए फोर्स करता है। लेकिन माइक कह देता है कि वह ठीक से निशाना नहीं लगा पा रहा और मिशन को अवॉइड कर देता है। तभी एक आतंकवादी की नजर पहाड़ी के ऊपर चमक रही किसी चीज पर जाती है, जो कि माइक की गन का स्कोप होता है, और वह समझ जाता है कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। जिसके बाद यहाँ गोलियां चलने लगती हैं और जो टारगेट होता है वह यहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। वहीं माइक और टॉमी भी इतने आतंकवादियों का सामना अकेले नहीं कर सकते थे, इसीलिए इन्हें भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। फिर ये दोनों एक पहाड़ी से नीचे कूदते हैं और तभी टॉमी के हाथ में लगी जीपीएस डिवाइस पत्थर से टकराकर टूट जाती है। उधर मिलिटेंट्स की 2 गाड़ियां इनका पीछा कर रही थीं और वे लोग इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद माइक उनका ध्यान भटकाने के लिए दूसरी डायरेक्शन में फायर करता है और जब मिलिटेंट्स उस तरफ जाते हैं तो ये दोनों मौका पाते ही छिप जाते हैं। पर तभी रेगिस्तान में भयंकर रेतीला तूफान उठता है, जिसकी आड़ में ये दोनों बच निकलते हैं। अब तूफान इतना विशाल होता है कि बिना जीपीएस के दिशा का अनुमान लगा पाना मुश्किल हो रहा था। फिर टॉमी मदद के लिए बेस पर कांटेक्ट करता है और बताता है कि मिशन फेल हो चुका है और आतंकवादी बचकर भाग गया है, पर हम दोनों यहाँ रेतीले तूफान में फंस चुके हैं और बहुत सारे मिलिटेंट्स हमारे पीछे पड़े हैं, इसीलिए हमें तुरंत मदद चाहिए। अब बेस पर मौजूद ऑफिसर कहता है कि तुम्हें किसी तरह पास के गांव तक पहुंचना होगा, वहां से तुम्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अब इन्हें रेगिस्तान में चलते हुए कई घंटे गुजर जाते हैं। ऊपर से तेज धूप और गर्मी भी थका देने वाली थी और इनका पानी भी लगभग खत्म होने वाला था। तभी माइक दूरबीन से एक शख्स को मूवमेंट करते हुए देखता है, जो शायद अपनी बेटी के साथ था। टॉमी बताता है कि शायद वह कोई लोकल होगा जो हमें सही डायरेक्शन बता सकता है। फिर ये दोनों जब उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तभी माइक को रेत में पड़ी हुई एक प्लेट मिलती है, जिस पर खतरे का निशान बना हुआ होता है। ये देखकर माइक को याद आता है कि पिछले 40 सालों में 8000 से ज्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, जिस दौरान इस एरिया में 30 लाख लैंडमाइंस बिछाई गई थीं। अगर ये वही एरिया है तो हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। फिर कुछ दूर और चलने पर उसे एक टॉय सोल्जर मिलता है, जिसे वह अपने पास रख लेता है। हालांकि टॉमी माइक की बात को इग्नोर करते हुए लापरवाही के साथ आगे बढ़ रहा था और तभी अचानक उसका पैर एक लैंडमाइन के ऊपर रख जाता है, जिसके फटने से तेज धमाका होता है और टॉमी को गंभीर चोट आती है। फिर जैसे ही माइक उसकी मदद के लिए कदम बढ़ाता है तो नीचे से क्लिक की आवाज आती है और माइक उसी जगह पर अपना पैर जमा देता है, क्योंकि अगर उसने कदम बढ़ाया तो शायद लैंडमाइन के फटने से उसकी भी जान जा सकती है। वह देखता है कि इस धमाके में टॉमी ने अपने दोनों पैर खो दिए हैं और वह दर्द से बुरी तरह चीख रहा है। माइक कहता है कि मदद के लिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, इसीलिए तुम्हें किसी तरह रेडियो से मदद बुलानी होगी। फिर टॉमी अपने दर्द को कम करने के लिए मॉर्फिन के 2 इंजेक्शन लेता है और जैसे तैसे करके रेडियो तक पहुंचता है। पर वह जब बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो कांटेक्ट नहीं हो पाता और मदद की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब बचने का केवल एक ही रास्ता बचा था कि किसी भी तरह इन्हें गांव तक पहुंचना होगा। टॉमी के दर्द को देखकर माइक कहता है कि मैं अपना कदम आगे बढ़ा रहा हूँ। ये लैंडमाइंस काफी पुरानी है, हो सकता है कि जंग लगने के कारण ये ना फटे। पर टॉमी नहीं चाहता था कि माइक इतना बड़ा रिस्क उठाए। वह कहता है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा और मेरी पत्नी से कह देना कि मैं उसे प्यार करता हूँ।
जिसके बाद वह खुद को शूट कर लेता है। ये देखकर माइक बहुत दुखी हो जाता है और चाहकर भी अपने साथी को नहीं बचा पाता। फिर वह किसी तरह खुद को शांत करता है और इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने के उपाय सोचने लगता है। तभी उसकी नज़र टॉमी के बैग में रखे रेडियो पर जाती है, जिसकी मदद से बेस पर संपर्क करके मदद बुलाई जा सकती थी। लेकिन ये बैग माइक की पहुंच से दूर होता है, जिसे नज़दीक लाने के लिए वह अपने जूते के फीते का इस्तेमाल करता है और उसे एक छोटी कुल्हाड़ी से बांधकर बैग खींचने की कोशिश करता है। जब बैग उसके नज़दीक आ जाता है तो वह देखता है कि रेडियो ऑन नहीं हो रहा, क्योंकि रेडियो की बैटरीज टॉमी की पॉकेट में होती है, जो माइक की पहुंच से काफी दूर था। फिर वह बैग से एक छोटा सोलर चार्जर निकालता है, जो कुछ देर में रेडियो को ऑन कर सकता था, लेकिन इसके लिए उसे थोड़ा वेट करना होगा। तब तक वह अपने बैग का सारा सामान निकालकर सामने रखता है और सोचता है कि इस वक्त कौन सी चीज उसके काम आ सकती है। तभी रेडियो पर बेस कैंप से कांटेक्ट होता है, जिन्हें माइक बताता है कि मैं यहाँ रेगिस्तान में एक लैंडमाइन के ऊपर खड़ा हूँ, जबकि मेरे साथी टॉमी की मौत हो चुकी है। लेकिन ऑफिसर पहले मिशन के बारे में पूछता है। माइक बताता है कि मिशन फेल हो गया। ऑफिसर पूछता है कि तुम्हारी पोजीशन क्या है। माइक कहता है कि मेरा जीपीएस टूट चुका है, इसीलिए कुछ पक्का नहीं कह सकता, लेकिन हम मिशन लोकेशन से 4 घंटे पूरब दिशा में हैं। जिसके बाद ऑफिसर कहता है कि अभी हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि रेगिस्तान में लगातार रेतीले तूफान चल रहे हैं, इसीलिए रेस्क्यू टीम को तुम तक पहुंचने में 52 घंटे का समय लगेगा। तब तक किसी तरह खुद को संभाले रखना होगा। ये सुनकर माइक भड़क जाता है और कहता है कि मैं 52 घंटे तक इस तरह रेगिस्तान में सरवाइव नहीं कर सकता। मेरा खाना और पानी भी लगभग खत्म हो चुका है, इसीलिए मुझे तुरंत मदद चाहिए। लेकिन ये ऑफिसर कंफर्म करता है कि अगले 52 घंटे में कॉनवे तुम्हारे पास से गुजरेगा और तुम्हें सिग्नल देकर अपनी लोकेशन बतानी होगी। जिसके बाद संपर्क टूट जाता है और माइक अपनी घड़ी में 52 घंटे का टाइमर सेट कर लेता है। तभी माइक देखता है कि रेगिस्तान में एक बार फिर विशाल रेतीला तूफान उठ रहा है। जिसके बाद वह तुरंत सारा सामान समेटकर चेहरे को कपड़े से ढक लेता है और अपनी गन और चाकू के सपोर्ट से तूफान में डटे रहने की कोशिश करता है। इसी तरह उसे कई घंटे डटे रहना पड़ता है। हालांकि उसके लिए पैर को एक जगह जमा पाना बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब बात जान पर आ बनती है तो इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। फिर जब कई घंटे बाद तूफान शांत हो जाता है तो देखता है कि उसके ऊपर ढेर सारी रेत इकट्ठा हो गई है, जिसे हटाने के बाद उसकी नज़र टॉमी की बॉडी पर जाती है, जो तूफान में खिसक कर माइक के नजदीक आ गई थी। फिर माइक उसकी पॉकेट से बैटरीज निकालता है और तभी उसे टॉमी के परिवार की तस्वीर मिलती है, जिसे देखकर वह वापस उसी की पॉकेट में रख देता है। लेकिन तभी वह देखता है कि जिस बैग के अंदर रेडियो रखा हुआ था वह आंधी में उड़कर दूर चला गया है। यानी कि माइक के पास बैटरीज तो थी, लेकिन रेडियो नहीं था। ये देख माइक को हंसी आ जाती है और सोचने लगता है कि ऊपर वाला भी उसके साथ बढ़िया मजाक कर रहा है। अब इस पोजीशन में बैठे हुए उसे कई घंटे बीत जाते हैं। ऊपर से तेज धूप के कारण ज्यादा प्यास लग रही थी और उसका सारा पानी खत्म हो जाता है, इसीलिए धीरे धीरे उसके सब्र का बांध टूटता जा रहा था और वह हवा में कई राउंड फायर करके मदद बुलाने के लिए चिल्लाने लगता है। लेकिन इस बीहड़ रेगिस्तान में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। फिर वह खुद को शूट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी उसे अपने साथी की कही बात याद आती है और फिर वह शांत हो जाता है। तभी अचानक वह देखता है कि एक शख्स उसके नजदीक आ रहा है, लेकिन सीधे चलकर नहीं बल्कि जिगजैग मोशन में। माइक को लगता है कि शायद वह कोई मिलिटेंट होगा, इसीलिए वह उस पर गन तान देता है और कहता है कि यहाँ माइंस बिछी हुई हैं, इसीलिए जहाँ हो वहीं रुक जाओ। पर थोड़ी ही देर में क्लियर हो जाता है कि वह कोई मिलिटेंट नहीं है। फिर ये शख्स जिगजैग मोशन में चलकर माइक के नजदीक आता है और पूछता है कि आखिर तुम यहाँ फंसे क्यों हो, तुम्हें अपने परिवार के पास जाना चाहिए। जिसके बाद माइक उसे पूरी बात बताता है कि कैसे उसका साथी ब्लास्ट में मारा जा चुका है, जबकि वह खुद भी माइन के ऊपर खड़ा है। ये शख्स कहता है कि तुम्हें अपने दोस्त के बारे में ना सोचकर खुद के बारे में सोचना चाहिए और अगला कदम बढ़ाना चाहिए। पर माइक को ये आदमी पागल लगता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने कदम बढ़ाया तो धमाका हो सकता है। इसीलिए वह इस आदमी से कहता है कि मुझे वह रेडियो चाहिए ताकि मैं अपने बेस कैंप पर संपर्क करके मदद बुला सकूं। पर यह शख्स माइक को रेडियो लाकर नहीं देता, लेकिन उसकी पानी की बोतल लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर उसके जाने के कई घंटे बाद माइक देखता है कि एक छोटी सी लड़की जिगजैग मोशन में दौड़ती हुई उसके पास आ रही है,
दरअसल ये लड़की उस आदमी की बेटी होती है जो गांव से माइक के लिए पानी लाई थी। फिर पानी पीकर माइक चैन की सांस लेता है और तभी ये लड़की माइक को वैसा ही टॉय सोल्जर दिखाती है जैसा माइक के पास था, और माइक अपना टॉय सोल्जर इस बच्ची को दे देता है। फिर ये बच्ची इशारे से समझाने की कोशिश करती है कि उसे आगे मूव करना चाहिए, पर माइक ऐसा नहीं करता और उस बच्ची से रेडियो लाने के लिए कहता है। लेकिन ये लड़की भी उसकी बात को अनसुना करके यहाँ से चली जाती है। अब शाम भी होने वाली थी और माइक हताशा भरी नजरों से घड़ी की तरफ देखता है जिसमें मदद आने में अभी 38 घंटे बाकी थे। इसीलिए अंधेरा होने से पहले आग जलाता है और पॉकेट से फोन निकालकर अपनी पत्नी की वीडियो देखने लगता है, जिसे देखकर वह काफी इमोशनल हो जाता है। तभी कुछ देर के लिए उसकी आंख लग जाती है और जब जागता है तो देखता है कि आग बुझ चुकी है। फिर अचानक से भेड़ियों के गुर्राने की आवाज आती है और माइक देखता है कि भेड़िए टॉमी की बॉडी घसीटकर ले जा रहे हैं। वह जल्दी से हवा में फायर करता है और उनमें से एक भेड़िया लैंडमाइन के ऊपर आ जाने से मारा जाता है, जिसके फटने की आवाज से डरकर सभी भेड़िए भाग जाते हैं। फिर जब सुबह होती है तो माइक देखता है कि उसके सामने वही शख्स खड़ा है जो कहता है कि तुम बहुत लकी हो जो रेगिस्तान की जानलेवा रात में जिंदा बच गए। माइक कहता है कि शायद तुम इन माइंस के बारे में जानते हो, इसीलिए जिग-जैग मोशन में चलते हो। यह आदमी कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता कि माइंस किस जगह पर हैं, लेकिन सीधे चलने से इस तरह चलना ज्यादा सेफ है। अब माइक एक बार फिर उसे रेडियो लाने के लिए कहता है। इस बार ये आदमी माइक की बात मानकर रेडियो लेने जाता है और सुरक्षित वापस आ जाता है। फिर माइक रेडियो ऑन करता है लेकिन बेस से संपर्क नहीं हो पाता, जिसके बाद ये आदमी माइक से कहता है कि तुम्हें आगे मूव करना चाहिए और इतना कहकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन रेगिस्तान की इस गर्मी में माइक को डिहाइड्रेशन हो जाता है और उसे भ्रम होने लगता है कि टॉमी उसके सामने बैठा है जो उसे घर जाने के लिए कह रहा है। फिर जब अंधेरा हो जाता है तो माइक अपना फोन निकालता है और देखता है कि उसके डैड की कॉल आ रही है, लेकिन ये केवल उसका भ्रम होता है क्योंकि इस रेगिस्तान में दूर दूर तक सिग्नल मौजूद नहीं होता। उसे अपने विजन्स में जेनी दिखाई देती है जो उसे घर लौटने के लिए कह रही थी। तभी अचानक एक बार फिर भेड़िए माइक पर हमला करते हैं और माइक बचने के लिए उन पर गोलियां चलाता है। इस तरह लड़ते हुए वह पूरी रात लैंडमाइन पर खड़े खड़े गुजार देता है। फिर जब सुबह होती है तो देखते हैं कि उसके आसपास भेड़ियों की लाशें पड़ी हैं। अब इस तरह माइक को खड़े 45 घंटे बीत चुके होते हैं और मदद आने में केवल 7 घंटे ही बचे थे। तभी रेडियो पर ऑफिसर की आवाज सुनाई पड़ती है जो बताता है कि तुम तक मदद पहुंचने में अभी 17 घंटे और लगेंगे। दरअसल जो कॉनवे मदद के लिए आ रहा था उस पर मिलिटेंट्स ने हमला कर दिया है। ये सुनकर माइक की हिम्मत बिल्कुल टूट जाती है और कहता है कि मैं अब और सरवाइव नहीं कर सकता। तभी ऑफिसर कहता है कि कोई तुमसे बात करना चाहता है। ये माइक की जीएफ जेनी होती है। माइक जेनी को छोड़कर आने के लिए माफी मांगता है और अपनी हर गलती का पश्चाताप करता है। तभी जेनी उसे सामने सोफे पर बैठी दिखाई देने लगती है। फिर माइक उसके करीब जाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है तो गिरने लगता है, लेकिन तभी वर्वर आकर उसे संभाल लेता है। वह उसके जख्मों पर मरहम लगाता है और बदले में माइक वर्वर और उसकी बेटी को धन्यवाद देता है जो उसे पानी पिलाने आई थी। जिसके बाद वर्वर बताता है कि मैं लैंड माइंस को निकालकर बाजार में बेचता हूँ और उनकी जगह पर टीन के डिब्बे डाल देता हूँ जिससे कि मेटल डिटेक्टर को लगे कि इन जगह भी माइंस हैं। इसी काम से मेरा परिवार चलता है। लेकिन एक दिन माइंस को निकालते समय धमाका हो गया और मुझे अपना एक पैर गंवाना पड़ा। इस हादसे के बाद मुझे अपना जीवन अंधकार में दिखाई देने लगा और जीने की उम्मीद भी लगभग खत्म हो चुकी थी। पर जब मेरी लाइफ में मेरी पत्नी और बेटी आए तो सब कुछ ठीक हो गया। मेरी बेटी जो तुम्हें पानी पिलाने आई थी, हादसे के वक्त वह भी उस समय मेरे साथ थी जिसकी उस धमाके में जान चली गई। पर मुझे खुशी है कि वह तुम्हारे पास आई। वर्वर कहता है कि तुम लकी हो कि तुम्हारे पास परिवार है, इसीलिए तुम्हें अपना कदम बढ़ाना चाहिए, भले ही अंजाम चाहे जो भी हो। फिर जब वर्वर यहाँ से जाने लगता है तो माइक को उसकी बेटी दिखाई देती है और थोड़ी दूर चलने के बाद वह गायब हो जाती है। फिर अगले ही पल माइक देखता है कि जब वह छोटा था तो उसके पिता उसकी मॉम को मारा करते थे और वह हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उसे जेनी के साथ बिताए गए कुछ अच्छे पल भी याद आते हैं। तभी रेडियो पर उसे मैसेज मिलता है और ऑफिसर बताता है कि रेस्क्यू टीम तुम्हारी बताई जगह पर पहुंचने वाली है, पर तुम्हें सिग्नल देकर अपनी लोकेशन कंफर्म करनी होगी। फिर माइक अपने नजदीक पड़ी फ्लेयर गन उठाता है और इससे पहले कि वह सिग्नल दे पाता,
मिलिटेंट्स उस पर फायर कर देते हैं, जिनमें से एक गोली लैंड माइन पर आकर लगती है, जिसके फटने से माइक के हाथ से फ्लेयर गन छूट जाती है। तभी माइक अपने चारों ओर गोलियां चलाता है। माइंस के फटने से उसके आसपास धूल का गुब्बार बन जाता है, जिसके बाद माइक अपनी स्नाइपर गन से उन दोनों मिलिटेंट्स को मार गिराता है। उधर रेस्क्यू टीम लगातार उसकी तलाश कर रही होती है, पर माइक उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फिर माइक देखता है कि यहाँ से बचकर निकलने का उसके पास आखिरी मौका है, पर फ्लेयर गन उसकी पहुंच से काफी दूर होती है। लेकिन अगर उसने अभी कोई एक्शन नहीं लिया तो शायद कभी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। जिसके बाद वह हिम्मत जुटाकर अपना अगला कदम बढ़ाता है और देखता है कि यहाँ कोई धमाका नहीं हुआ। फिर माइक जब रेत हटाकर देखता है तो वहाँ एक टीन का डब्बा होता है, जिसके अंदर टॉय सोल्जर रखा हुआ था। फिर उसे बर्बर की कही बात याद आती है कि कैसे वह और उसकी बेटी लैंडमाइंस की जगह टीन के डिब्बे रख दिया करते थे। जिसके बाद वह बेसुध होकर जमीन पर गिर जाता है और रोने लगता है। उसे अब खुशी से ज्यादा पश्चाताप हो रहा था, क्योंकि अगर वह उसी समय अपना अगला कदम बढ़ा देता तो शायद उसके दोस्त टॉमी की जान बच सकती थी। फिर वह फ्लेयर गन जलाकर सिग्नल देता है, जिसके कुछ समय बाद रेस्क्यू टीम उसे लेने पहुंच जाती है। फिर आखिर में दिखाया जाता है कि माइक सुरक्षित अपने देश लौट आया है और उसके गले में वह टॉय सोल्जर होता है जो उसे रेगिस्तान में मिला था। तभी माइक एयरपोर्ट पर जेनी से मिलता है, जो उसे लेने आई थी। वह जेनी से माफी मांगकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी माइन मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।